नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे आईटी एक्ट 66A की। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट 66A की धारा को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब लोगों को सोशल मीडिया पर लिखने और कमेंट करने की आजादी होगी। पहले आपत्तिजनक कमेंट करने पर तुरंत गिरफ्तारी होती थी, लेकिन अब फौरन गिरफ्तारी नहीं होगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अब कहीं फिर से उसका जो मिसयूज है और ज्यादा तो नहीं बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस एक्ट को अभिव्यक्ति की आजादी का उल्लंघन माना है। इसी धारा के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट को लेकर गिरफ्तारी होती थी, जो कि अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आईटी एक्ट धारा 66A को किया रद्द। सोशल मीडिया में कमेंट की होगी आजादी, नहीं होगी तुरंत गिरफ्तारी। अब खुलकर होंगे कमेंट। अब सोशल मीडिया में किसी पर कमेंट करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। अब किसी कमेंट पर कोई गिरफ्तारी भी नहीं होगी। अब कोई पोस्ट करने पर जेल भी नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर कमेंट करने को लेकर अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कानून से जुड़ी सूचना टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। इस धारा के तहत पुलिस को ये अधिकार था कि वो इंटरनेट पर लिखी गई बात के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन अब इस धारा के रद्द होने के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। सोशल मीडिया की इस आजादी का श्रेय जाता है दिल्ली की एक छात्रा श्रेया सिंघल को। 2012 मुंबई में फेसबुक पर शिवसेना नेता बाल ठाकरे के खिलाफ कमेंट करने पर 2 लड़कियां रेणु श्रीनिवासन और शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। लड़कियों की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध जताया गया था। इसके बाद ही श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है, लिहाजा ऐसे मामलों में गिरफ्तारी ना की जाए। तब इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश देते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे कि ऐसे मामलों में एसपी रैंक के अधिकारी ही गिरफ्तारी के आदेश दे सकते हैं। 66A हालांकि खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर बेलगाम लिखने की आजादी नहीं होगी। फेसबुक यूजर्स को अभी भी कानून के दायरे में रहकर ही कमेंट करने होंगे। हालांकि इस धारा के खत्म होने से इंटरनेट पर कुछ लिखने से जुड़े मामलों में अब आनन फानन में की जाने वाली गिरफ्तारी रुकेगी, जबकि धारा 66A में तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता श्रेया ने इसे बड़ी जीत बताया है। It's a big victory, and I haven't read the judgment, so I can't really comment much on it. But what the judges read out in court was that they've struck down Section 66A in its entirety, and they've upheld the rights of the citizens today, because the internet is so far-reaching and so many people use it that it is very important for us to protect this right today. दूसरी तरफ सरकार की दलील थी कि इस कानून के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। इसे पूरी तरह से निरस्त कर देना सही नहीं होगा। सरकार के मुताबिक इंटरनेट की दुनिया में तमाम ऐसे तत्व मौजूद हैं जो समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को शरारती तत्वों की गिरफ्तारी का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। इस धारा के पूरी तरह से रद्द होने पर इसका दुरुपयोग भी काफी बढ़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आनन फानन में गिरफ्तारी पर रोक लगेगी, जिसका फायदा उठाया जा सकता है। लोग अब कुछ भी आपत्तिजनक लिखने से हिचकिचाएंगे नहीं। लड़कियों पर भद्दे कमेंट भी बढ़ जाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर खुलकर गलत बातें लिखी जाएंगी।
अनुच्छेद 66A के तहत दूसरों को आपत्तिजनक लगने वाली कोई भी जानकारी कंप्यूटर या मोबाइल फोन से भेजना दंडनीय अपराध है। लेकिन अब इस धारा के रद्द होने पर कोई भी किसी को गलत जानकारी भेज सकेगा। भारत में साइबर क्षेत्र पर कुछ पाबंदियां होनी जरूरी है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल करने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस एक्ट के रद्द होने से कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी। प्रदीप नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने निकल कर आया है। आईटी एक्ट की धारा 66A को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया में एक आज़ादी के तौर पर लोग कमेंट किया करते थे, उसके बाद अगर कोई कमेंट गलत लगा, अगर किसी को लगा कि ठीक नहीं है तो तुरंत गिरफ्तारियां भी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि एक याचिका दायर की गई। संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है कि अब इस तरीके से गिरफ्तारियां नहीं होगी, यानी कि अब लोगों को पूरी तरीके से आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिल गई है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो अपने तरीके से कर सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितना सही आया है और इसके बाद क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठ खड़े हुए हैं। जवाब जानेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप माथुर जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता शरद त्रिवेदी जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। शरद त्रिवेदी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, 66A को रद्द कर दिया गया है, क्या लग रहा है कि क्या अब इसका दुरुपयोग नहीं होगा, बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए, कोई भी प्रावधान, कोई भी कानून अगर बना है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है और हमें वो देखना है कि कहाँ दुरुपयोग ज्यादा होता है। जहाँ ज्यादा होने की गुंजाइश है वहाँ पे उसमें कोई ना कोई संशोधन किया जाता है या उसको पूरा ही स्ट्राइक डाउन किया जाता है, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने किया। जैसे 498 ये जो है उसमें करीब 2 लाख लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, जिसमें जो रिजल्ट है, जिसमें सही साबित पाया गया है कि उनको जो हिरासत में लिया वो सही, वो तकरीबन 15 से 20% के करीब है। इसीलिए उसमें भी अभी संशोधन की बहस चल रही है संसद में कि जहाँ पे इतना ज़्यादा उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको हटाना चाहिए। और उसमें अरेस्ट की पावर जो है वो उन्होंने कह दिया है कि आईपीएस ऑफिसर या कोई सीनियर एसपी या एसएसपी रैंक का अफसर ही जो है हिरासत में लेने की कार्रवाई कर सकता है। अभी तक जो था कि कोई भी इंस्पेक्टर जो है, जैसे ही किसी लड़की ने कोई कंप्लेंट करी, उस पर उन्होंने सीधे जाके ससुर, जिसके खिलाफ कंप्लेंट करी, ससुर, सास, भाभी, सबको उठा के उन्होंने बंद कर दिया। मतलब सास जिसकी उम्र 86 साल है वो भी जेल में है, ससुर जिसको दिखाई नहीं पड़ता वो भी जेल में है, क्योंकि और उसमें उन्होंने कह दिया कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है या जो सही या गलत साबित करने का जो दायरा है वो लड़की को से हटा के जो वो लड़के के ऊपर कर दिया गया। तो पहले आपको जेल में डाला जाए, फिर आप साबित करिए कि आप पे आरोप जो लगाए गए हैं वो सही या गलत। आरोप साबित करने की ज़रूरत लड़की के पक्ष को हटा दी गई। तो उन्हें खाली ये कहना है कि इसने किया है, बाद में आप बैठ के उसको 10 साल जेल में रहिए और आप साबित करिए। तो इस तरह के जो सख्ती करी गई थी, जिसमें कि एक इंस्पेक्टर रैंक का आदमी जाके जो है, और इसमें एक और भी बात आई है जो सामने की, ये जितने भी 66A में जो अरेस्ट हुए हैं वो सारे के सारे नेताओं के आदेश पे हुए हैं। कोई निजी व्यक्ति या निजी कंप्लेंट के ऊपर ऐसी कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। इसी के लिए वजह से ये बवाल हो रहा है, नेताओं के कहने पर ज्यादा ये गिरफ्तारी। और क्योंकि नेता नौकरशाही जो है वो नेता के हाथ में है, तो मतलब अगर हम कंप्लेंट करें तो हो सकता है 2 महीने तक हमारा FIR नहीं लिखा जाए, और नेता ने कह दिया कि साहब इसने हमारे खिलाफ किया तो इसको बंद कर दे। तो ये फैसला कौन करेगा कि साहब जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इलीगल, ऑफेंसिव या इस तरह की जो बातें हैं, वो कौन इसका फैसला करेगा? क्या एक इंस्पेक्टर रैंक का व्यक्ति ये फैसला कर सकता है कि ये चीज़ इलीगल है या ये चीज़ ऑफेंसिव है? किसी को लाल कपड़े बुरे लगते हैं, किसी को काले कपड़े बुरे लगते हैं, तो क्या हम उसको उठा के बंद कर देंगे? तो ये फैसला कौन लेगा कि कौन सी चीज इलीगल है, कौन सी चीज ऑफेंसिव है? एक सवाल इससे ये जुड़ा हुआ है कि जो शरारती तत्व होते हैं, जो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मंशा और उद्देश्य ही होता है, तो इस पर रोक कैसे लगेगी? क्या रास्ता निकाला है कोर्ट ने?
कोर्ट ने ये इसमें कोई आज़ादी नहीं दे दी गई है कि आप जो मर्जी आए फेसबुक पे डाल सकते हैं या ट्विटर पे डाल सकते हैं। एक चीज़ जो ये जितने भी केस हुए हैं वो या तो कार्टून बनाने पे हुए या फेसबुक पे, और फेसबुक जो है एक इंटरनल ग्रुप आपका बनता है जिसमें उन्हीं को वही उस ग्रुप में आते हैं जिनको आप आमंत्रित करते हैं। कोई भी हर व्यक्ति उसको नहीं देख सकता। जो आप पोस्ट कर रहे हैं वो आप ही के चुने हुए लोगों के पास ये चीज़ जाती है। ट्विटर जो है वो एक आम चीज़ है जिसमें पूरे विश्व में कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है आप किस चीज़ पे क्या कमेंट दे रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी आज़ादी नहीं मैं दी कि आप कल से जो है हम भद्दे भद्दे मजाक या गालियाँ या कुछ इस तरह की चीज़ें हम पोस्ट करना शुरू कर दें। सिर्फ ये है कि जो तुरंत कार्रवाई की जाती है, जो यानी कि अब किसी ने कमेंट कर दिया कि उसकी जांच पड़ताल होगी, उसकी जांच पड़ताल होगी, जी जी, किस संदर्भ में लिखा गया है, किस संदर्भ में लिखा गया, और हो सकता है कि इसमें कोई संशोधन करके कि जो अरेस्टिंग ऑफिसर है उसको सीनियर बना दिया जाए, वो इंस्पेक्टर रैंक पे ये फैसला ना हो। जिस तरह की 498 में भी इसका गलत इस्तेमाल किया गया है, तो वो चीज़ को रोकने के लिए ये किया गया है। इसमें कोई ऐसी आज़ादी नहीं मिल गई कि कल हम सवेरे उठ के जिसको मर्जी है जो आप कह सकते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे या। मनोज जी, आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं? मुझे जो फैसला लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उससे अच्छा भी लग रहा है और थोड़ा चिंता और बेचैनी भी हो रही है। दोनों चीजें हैं भाई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारे संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संविधान में पहले से ही इसका वर्णन है, लेकिन संविधान ने साथ साथ शब्दों और व्यवहार की मर्यादा का भी उल्लेख किया है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जो जिस तरह से हटाया इस धारा को, तो ठीक है कि किसी को आपने लिखा और सीधे जेल भेज दिया, वो बहुत ज्यादा मतलब ओवर मैं कहूंगा रिएक्शन होता है कि लिखने पे या बोलने पे आपने सीधे जेल भेज दिया। लेकिन अब इसका जो लोग लाभ उठाएंगे, जो इसका दुरुपयोग करेंगे, उसकी चिंता मुझे कहीं ज्यादा है। देखिए, प्रिंट मीडिया है, उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी है, ठीक है, उसके पास बहुत ताकत नहीं है, लेकिन उसका एक नैतिक भय रहता है, लिखने वाले पे भी रहता है अखबारों में, और अखबार जो होते हैं जिसको प्रकाशित करते हैं उस पे भी एक थोड़ा नैतिक दबाव रहता है। लेकिन कुछ माध्यम संचार के ऐसे हो गए हैं जिन पे किसी का कोई अंकुश ही नहीं है, जो चाहे बोल दो, जो चाहे लिख दो। ये जो स्थिति निर्मित हो रही है, समय के साथ संचार माध्यम नए नए आ रहे हैं, नए नए उनका विस्तार हो रहा है, ट्विटर आ गया है, फेसबुक है, लोग अब व्हाट्सएप वगैरह भी चीजें आ गई हैं, इस तरह की आ गई हैं, जिससे एक सामाजिक दायित्व लोगों का ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन हो यह रहा है कि लोग उसका दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। हमने आसाम में भी देखा कि आसाम में दंगा भड़का था, उसका किस प्रकार लोगों ने फेसबुक के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए उसको एक दूसरे को भेजने का काम किया था। मुंबई में एक घटना इस प्रकार की हुई थी। ये दोनों सांप्रदायिक घटना थी जिसको भड़काने में सोशल मीडिया का खास तौर पर रोल था, और इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये इसमें आप राजनीतिक कारणों को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि हम सबसे आसान इस देश में नेताओं को गाली देना हो गया है कि कोई भी नेता की आलोचना किसी भी भाषा में कर सकता है। ठीक है, आजादी है, किसी की भी आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन केवल इस दृष्टि से, नेताओं की दृष्टि से इसको नहीं देखना चाहिए। किसी नेता के बारे में आपने कोई ऐसी भद्दी बात कही और उसे बुरी लगी, उसने कार्रवाई की, वो कार्रवाई का प्रावधान वकील साहब हमारे साथ हैं, और भी होगा, दूसरे भी प्रावधान होंगे इस प्रकार के कानून में जरूर, जिनके तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि आपने देखा होगा कि शिवसेना नेता बाल ठाकरे के जब ये एक टिप्पणी कर दी गई थी, किसी ने कुछ लिख दिया, लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था तुरंत। उसके बाद छात्राएं सड़क पे भी विरोध भी हुआ काफी। आजम खान का मामला ताजा है, नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा निजी मत मानना है इस बारे में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है, लेकिन ये अधिकार ऐसा नहीं है कि आप दूसरे की मजाक बनाए कार्टून बना के। ये अधिकार इस बात का नहीं है अभिव्यक्ति का कि आप देश, धर्म, जाति का आप मजाक बनाए। संविधान ने अगर अधिकार दिया है तो अपनी बात रखने का दिया है। किसी की मजाक, किसी को आहत, किसी को दुख पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं दिया। और जो लोग रुतबे का इस्तेमाल करते हैं, उस संदर्भ में क्या कहा जाए कि भाई उसके पास ताकत है, स्ट्रांग बॉडी है, वो एक आदेश पर गिरफ्तार, ना कोई जांच पड़ताल ना कुछ। देखिए, वो चिंता की बात थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटाया है 66A को। हाँ, वो मानने वाली बात है कि एकदम तुरंत आप बिना जांच पड़ताल के सीधे जेल भेजे दे रहे हैं, जैसे बरेली वाले केस में हुआ कि बरेली के उस छात्र को पकड़ के सीधे जेल में डाल दिया गया।
प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, अब ये सरकार ने हालांकि अपना पक्ष रखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ठीक है, मगर ये भी कहा है कि पूरी तरीके से इसको निरस्त नहीं करना चाहिए था, जो दुरुपयोग बढ़ रहा था उसका समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, आप किस तरीके से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाना चाहिए कि आरटीआई एक्ट बनाया क्यों गया। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शुरू से ही संविधान में थी तो इस एक्ट की क्या जरूरत थी। बात दरअसल ये थी कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को नहीं मिलती थी और गवर्नमेंट ऑफिसर्स में भी ऐसे बहुत से काम होते थे जो अगर पब्लिक की नॉलेज में आए तो पॉलिटिशियन जिम्मेदार होते थे। तो उसके लिए एक आंदोलन हुआ और इसके तहत आरटीआई एक्ट बना कि लोगों के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन पाने की स्वतंत्रता भी हो और देने की स्वतंत्रता भी हो। तो ये एक्ट इस उद्देश्य से बनाया गया था। अच्छा, दूसरा एक कारण और भी ज़बरदस्त था कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से पिछले कुछ वर्षों में हुआ और सोशल मीडिया में उस वक्त भी जब ये एक्ट बनाया गया तो ये देखा गया कि बहुत सारा दुरुपयोग भी होता है। तो इसलिए वो 66A का प्रोविज़न उसके अंदर हुआ कि अगर इस तरह का कोई दुरुपयोग होता है और कोई किसी के खिलाफ गलत बातें लिखता है जिससे कोई आहत हो तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी हो, उसके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन जो एक्शन उसमें प्रपोज किया गया वो मेरा ख्याल है आवश्यकता से अधिक था कि पुलिस किसी को भी अरेस्ट कर सकती है जिसने भी कुछ लिख दिया उसके ऊपर, बगैर उसकी जांच पड़ताल किए, बगैर उससे और किसी के कहने पर, किसी के इशारे पर कोई पॉलिटिशियन बोल देता है या कोई नेता बोल देता है या कोई अफसर बोल देता है तो उसके दबाव में आके पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। और बहुत सारे जो केसेस हुए हैं ऐसे ही केसेस हुए हैं, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने कोई बहुत ऐसा क्राइम नहीं किया जिसकी वजह से गिरफ्तार हो, और जो असली क्राइम करने वाले हैं वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। वो गिरफ्तार नहीं होते। जो आतंकवादी हैं या इस तरह के लोग हैं जो लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे के फंसाते हैं वो नहीं गिरफ्तार हो पाते। तो एक्ट में जो प्रोविज़न था कि पुलिस सीधे सीधे गिरफ्तार कर ले वो कुछ जाती थी और मेरे ख्याल है इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो आज़ादी हम दे रहे हैं, ये एक्ट जो हम निरस्त कर रहे हैं 66A को, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अरेस्ट हो ही नहीं सकता। एक वरिष्ठ अधिकारी या IAS अफसर या इस तरह के ऊपर के लोग पहले उसकी इंक्वायरी करें कि वाकई ऐसा कोई केस बनता है जिससे कोई दूसरा आहत होता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे लोग मिसलीड हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गिरफ्तारी की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये जो ये राइडर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है इसमें वो ठीक है और उसकी वजह से गिरफ्तारियां अब भी हो सकती हैं और इसका मिसयूज रोका जा सकता है। हाँ, ये इसमें है कि बेलगाम लिखने की आज़ादी अब भी नहीं है। प्रदीप माथुर जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को? नहीं, मैं समझता हूँ कि फैसला बिल्कुल ठीक है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है फंडामेंटल राइट है और ये जो है इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई अंकुश लगना जो है असंवैधानिक है। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही फैसला है और ये है कि जो लगाया गया था, प्रश्न ये नहीं है कि आप कब गिरफ्तार करते हैं या क्या गिरफ्तार करते हैं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है ये अनफेटर्ड राइट है पूरी तरह से। अच्छा, अब जहाँ तक आप बात करते हैं आप लोग अक्सर कि मिसयूज़ का या कुछ और का, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो इंडियन पैनल कोड है उसमें साफ साफ धाराएं हैं जो बताती हैं कि आप जो है अगर कोई ऐसा काम करेंगे जो कि किसी की भावना को आहत करेगा, दो धर्मों को लड़वाएगा या देश के उसमें राष्ट्रहित के खिलाफ बात करेगा, सेडिशन को जैसे होगा या डिफेमेशन होगा, तो उसके लिए कोई भी सजा दी जा सकती है। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि प्रेस के कानून जो है वो वही कानून है जो कि एक इंडिविजुअल के लिए है जहाँ तक ये सब चीज़ें हैं। तो दुरुपयोग से इतना डर जो है बेकार का है क्योंकि कोई भी अगर दुरुपयोग करता है तो आप उसको जो है उसके लिए उसको टैकल करने के लिए हमारे पास जो है कानूनी प्रावधान है। सर, इसके दो पहलू निकाले जा रहे हैं। एक पहलू ये है कि भारत में ऐसे लचीले कानून है जिसका फायदा उठाते हैं लोग। जिस तरीके से रेप केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसमें एक आवाज उठती है कि अभी तक किसी को ऐसी सजा हुई नहीं कि डर पैदा हो सके। उसके लिए डर पैदा करना जरूरी है। लोग डरेंगे तो थोड़ा सा इस पर ये काम ऐसा नहीं होगा। अब इस तरीके से एकदम से खत्म करना, अब वो सांस ले रहे हैं क्या वो लोग? लगता है कि फिर देखिए ऐसा है, इसको आप कंफ्यूज ना करें। जहां तक रेप है वो जो है एक गैर कानूनी काम है। अभिव्यक्ति की जो है वो एक संवैधानिक अधिकार है। अब अभिव्यक्ति की मैं ये आप कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की एक सीमा जो है वो मान लीजिए कि कहीं पर किसी को वो करती है, अच्छी नहीं लगती है, मान लीजिए किसी ने अभिव्यक्ति करी दूसरे को अच्छी नहीं लगी, लेकिन इसका ये कोई अपराध नहीं है। मतलब
हो सकता है मैं ऐसी बात कहूं जो कि मतलब आपको अच्छी ना लगे या किसी और को ना लगे या मुलायम सिंह जी को अच्छी ना लगे या नरेंद्र मोदी को अच्छी ना लगे, लेकिन मेरा ये कहना जो है कोई अपराध नहीं है। मतलब मैं अगर अपनी भावना वो कह रहा हूं, मतलब तो आप इसको जो है इसको क्रिमिनल एक्ट ना समझें, इसको रेप के समकक्ष ना करें, इसको दहेज के समकक्ष भी ना करें। आप ये देखें कि ये पूरी जो हमारी जनतांत्रिक भावना है उसके परिप्रेक्ष्य में देखें आप। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है हमारी पूरी जनतांत्रिक जो प्रणाली है, जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका एक अभिन्न अंग है। मतलब तो आप और जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों के कमेंट से समाज का माहौल खराब होता है, एक छोटी सी बात आग की तरह फैल जाती है और लोग अपनी अपनी सहमति देते हैं और वो विकराल रूप धारण कर लेती है, एक समस्या के रूप में उभर कर आती है। फिर वहां कैसे? सुनिए, देखिए इसमें ऐसा है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जहां तक अफवाहें जब फैलती थी तो उसके लिए हमें किसी मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और अफवाहें फैल के तमाम तरह की आग लगाती थी। उसके लिए हमें ना कोई बड़ा मीडिया चाहिए होता था, ना हमको जो क्या करना चाहिए एक बड़े समाचार पत्र चाहिए होते थे। तो जहाँ तक फैलने का सवाल है वो एक समाज की मनोदशा है, वो मीडिया की उतनी बात नहीं है। जब तक समाज में जब ऐसा मीडिया था जो कि बहुत कम लोगों तक जाता था तब भी होता था। जैसे कि आपको पता हो कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारत में भयानक जो है सांप्रदायिक दंगे हुए, ऐसे दंगे हुए जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। मगर सर अब तेजी आई है सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि जो भी नौजवान है बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, पल पल की अपडेट उनके पास पहुंचती है। ऐसा है कि वो तो बात ठीक है आपकी, मैं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक उसका सवाल है, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जो देखिए इसको आपको बहुत समझिए, किसी बात को कहने से दंगा नहीं भड़कता, किसी बात को कहने से कोई नुकसान नहीं होता। वो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वर्ग है या कोई समझिए कि समुदाय है, उसके अंदर जब एक अंदर से ऐसी भावना है, एक टकराव की बात है, सब फीलिंग है, तो कोई भी अच्छी चिंगारी का काम कर सकती है। मतलब जो तमाम जो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कम्युनल राइट्स होते हैं, क्या होते हैं, वहाँ कोई मीडिया की वजह थोड़ी होते हैं। मतलब तो आप तो ये कभी समझना चाहिए कि मीडिया जो है वो तो रिपोर्ट करता है, उसको कोई मीडिया जो ना कम्युनल राइट्स कराता है ना उसको इंसाइट करता है। मतलब कई गांव में हो गया तो वहां तो कोई सोशल मीडिया देख ही नहीं रहा है। मतलब तो आप जो है मीडिया को कोई ऐसा खतरनाक चीज ना समझें कि मतलब मीडिया के कारण से ही हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि समाज जो है परिपक्व नहीं है, उसमें लोगों के अंदर एक तरह का सौहार्द नहीं है, कहीं कहीं मान ली कोई अन्याय की बात है, प्रशासनिक व्यवस्था है, सब बातें देखें, उसका पूरा दोष मीडिया का नहीं है। शरद त्रिवेदी जी, सवाल अब ये उठ रहा है कि ये जिस तरीके से इस एक्ट को निरस्त तो कर दिया गया है, रद्द तो कर दिया गया है, लेकिन लोगों को अब ये समझ नहीं आ रहा है, लोग एक तरीके से इसको बिल्कुल रद्द मान रहे हैं कि अब खुलकर कुछ भी कोई लिख सकता है। हालांकि इसमें है कि अभी भी बेलगाम लिखने की आज़ादी नहीं है, ये पॉइंट लोगों को समझ नहीं आया है। लोगों के अंदर धारणा ये है कि अब बिल्कुल आज़ादी मिल गई है, अब कुछ भी लिख सकते हैं। हालांकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी भी बेलगाम नहीं लिख सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं लिख सकते हैं, ये पॉइंट लोगों तक नहीं पहुंचा है। देखिए, जब आईटी कानून नहीं था, जब इंटरनेट नहीं था, तब भी जैसे माथुर साहब कह रहे हैं, तब भी हमारे कानून थे कि उसमें आप जो र्यूमर मॉन्गरिंग या अफवाह फैलाने के जुर्म में लोगों को हिरासत में लिया जा सकता था। लेकिन बात अब बहुत आगे बढ़ गई है और ये जैसे आपने अभी खुद ही कहा कि अब तो इंस्टेंट या रियल टाइम इंफॉर्मेशन का ज़माना है कि 1.5 मिनट 2 मिनट पे चीज़ें बदल रही हैं। तो उसमें जो है हमें ज़रूरत ये है कि प्रावधान, जैसे हमारे बहुत अच्छा कानून है, कानून में हमारे कोई बुराई नहीं है, दिक्कत यह है कि उसको लागू करने में गड़बड़ होता है। जैसे ये जो हमारे यहाँ कानून चल रहा है वही मलेशियन पीनल कोड है, मलेशिया में भी अंग्रेज़ों की सरकार थी, वहाँ भी पीनल कोड यही चल रहा है। सिंगापुर में तकरीबन काफ़ी मिलता जुलता हमारे उनका कानून है, हांगकांग में भी इसी तरह के कानून है। उन्होंने सिस्टम को सुधार लिया है, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, वहाँ पे इस तरह के राजनेता नहीं है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और जो जैसे वर्मा साहब ने कहा और ललन जी ने कहा कि हमारी जो अभी संस्कृति या जो हमारे लोग हैं भी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं प्रजातंत्र में। हमारे किस तरह का, जैसे आप क्लिंटन के ऊपर देखिए कि कम से कम 40 वेबसाइट्स हैं क्लिंटन के ऊपर मजाक बनाने के लिए। ओबामा पे वेबसाइट्स पूरी वेबसाइट है वो उन्हीं पे मजाक बनाती है। तो वहाँ के लोग जो हैं उनकी जो प्रजातंत्र है वहाँ उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, वो क्रिटिसिज्म जो है उसको लेते हैं। एक अच्छे जैसे बाल ठाकरे के लिए जब इन लड़कियों को अरेस्ट किया गया, उससे ज़्यादा हास्यास्पद स्थिति नहीं हो सकती जब बाल ठाकरे साहब खुद ही बेहतरीन कार्टूनिस्ट थे
और कार्टूनिस्ट को आर के लक्ष्मण साहब को जो है राष्ट्र के स्तर पे सैकड़ों अवार्ड दिए गए हैं। तो हमारे अभी हाल के ही दशकों में जो है इस तरह का जो मनोस्थिति बन रही है लोगों की कि मजाक को आप ले नहीं सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं, एक पतली सी लकीर है, जब वो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल ऑफेंसिव जो कब हो जाता है और कब इलीगल ऑफेंसिव नहीं होता है, तो हमको उस पतली सी लकीर के ही इर्द गिर्द रहना चाहिए, उसके दूसरी तरफ ना चले जाएं जिसपे कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई अभी भी हो सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बात यहाँ पर उठाई है कि एक बात ये अक्सर कही जाती है कि अगर कोई आपसे मजाक करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है, अगर आप किसी से मजाक करें तो वो बात आपको बहुत अच्छी लगती है। तो कहते हैं कि अगर आप कुछ बात करते तो बर्दाश्त भी कीजिए, मजाक को झेलने की भी आदत डालिए। वही शायद नेताओं के भीतर नहीं है। इस सवाल को भी उठाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। ब्रेक का वक्त है, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अभिव्यक्ति की आजादी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये काफी अहम फैसला सुना दिया है। आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है, यानी कि सोशल मीडिया में अब जो भी हैं, जिनके विचार हैं, वो अब आजादी के तहत कुछ भी लिख सकते हैं। तुरंत कार्रवाई तो नहीं होगी, यानी गिरफ्तारी जल्दी से नहीं होगी, देर लगेगी। मनोज जी, सवाल जैसे कि शरद त्रिवेदी जी ने उठाया कि वही कि आप मजाक करें तो अच्छा और दूसरा करें तो गलत, नेताओं के बारे में क्या कहना है आप? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हम नेताओं को रख सकते हैं इसके चर्चा के केंद्र में, क्योंकि 3-4 केसेस में नेताओं के कहने पे ही लोग गिरफ्तार हुए। क्योंकि एक सवाल और छोड़ दूं इसमें, क्योंकि जो अभी जो फेसबुक के थ्रू या ट्विटर के थ्रू जो कमेंट आ रहे हैं छात्र छात्राओं के, ये जो नौजवान हैं, उन्होंने नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया है, सरकार को। नहीं, आसान है। देखिए, मैं इसमें नेताओं का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हमारे नेताओं को गरियाना सबसे आसान काम है कि आप कुछ भी कह दीजिए किसी नेता के बारे में, कुछ भी कह दीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं उसको नेता के हिसाब से नहीं देख रहा हूं, चीजों को राजनीति के हिसाब से नहीं देख रहा हूं। कोई भी कानून बनता है या रद्द होता है, उसका समाज पर व्यापक असर होता है, उसके पक्ष और विपक्ष दोनों उसके पहलू होते हैं। जहां तक एक बात कही कि कार्टून बाल ठाकरे पर बनाया गया, मुझे याद आता है कि जो बाल ठाकरे पर जो कार्टून बना था, वो उस समय बना था जब बाल ठाकरे साहब का निधन हुआ था। देखिए, हमें बोलते समय या लिखते समय माथुर साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लल्लन साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन जितना मैंने समझा चीजों को, काल पात्र का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कब कौन सी बात क्या लिख रहे हैं और उसका समाज पर या उसके मानने वालों पर क्या असर होता है। अभिव्यक्ति की आजादी के दो हमारे सामने पहलू आते हैं।
एक वर्ग वो होता है जो कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो चाहो वो हम कर दें, हम एक धर्म के देवी देवताओं को लेकर कुछ भी बनाएं, कुछ भी लिखें, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान लिया जाए। एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता कि बना के देखो, बताता हूं मैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये नहीं हो, सेलेक्टिव नहीं हो सकती है कि इसके लिए अलग उसके लिए अलग। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान ने दिया, जिसे मैं बार बार कहना चाहता हूं, उसका ध्यान व्यक्ति को भी रखना पड़ेगा। क्या मैं देश के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकता हूं? क्या कल को मैं कश्मीर को लेकर देश के बारे में कुछ लिखूं और उसका देश में क्या रिएक्शन होगा, बाहर क्या देश की छवि बनेगी? इन सब बातों का भी व्यक्ति को स्वयं एक, मुझे लगता है नैतिक रूप से एक वो होना चाहिए उस पर अंकुश। कानून, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि आप सीधे जेल में डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ अंकुश जरूर होना चाहिए। प्रिंट मीडिया पर जो प्रेस काउंसिल बैठाई गई, ठीक है, माधव साहब बहुत उसके अधिकार उसको नहीं है, लेकिन एक दबाव तो रहता है ना कि प्रेस काउंसिल में शिकायत कर देंगे, भाई प्रेस काउंसिल में मामला चला जाएगा, लेकिन यहाँ कौन किसके पास जाएगा? मुझे चिंता उस पहलू की। आ रहे हैं सर आपके पास। नाबालिग वाले केस में आप क्या कहेंगे? आजम खान के केस में जिस नाबालिग को गिरफ्तार किया गया, उसमें क्या है? क्या उसकी जांच पड़ताल पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या तुरंत आदेश पर उसकी गिरफ्तारी बनती थी? देखिए, आजम खान जिस प्रकार की राजनीति करते हैं या शिवसेना के लोग जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। कानून नहीं होता है तब भी वो अपने हिसाब से काम करते हैं। देश में है राजनेताओं का एक वर्ग ऐसा, लेकिन उसको इस तरह से जोड़ देना, इन सब चीजों को, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। क्योंकि इस देश ने हाल में कुछ घटनाएं ऐसी देखी हैं जो सोशल मीडिया के कारण समाज के लिए खतरनाक बनी। सोशल मीडिया जब आप बात करते हैं तो इसमें सब तरह के लोग आ जाते हैं। अभी मैं भी फेसबुक पर देख रहा हूं अपने 3-4 पत्रकार, अब तो हम फलाने नेता पे छोड़ेंगे नहीं। अगर ये भाव मन का है हमारा, और हम कैसे लिखेंगे? तथ्यों पे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, जो मन में आएगा वो लिख देंगे। तो मन से चीजें केवल नहीं चलती हैं। प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। एक तो ये कि अगर किसी को कोई अच्छा नहीं लगता है तो लोग जानबूझकर लिख देते हैं कि चलिए अब तो मौका है, ये रास्ता बचता, तुरंत लिख देते हैं। सोचते भी नहीं है कि वो गलत है, सही है, किस संदर्भ में उसने बोला है, जांच पड़ताल होनी चाहिए, दुश्मनी निकालने की कोशिश की जाती है। ये भावना लोगों के अंदर आई है, रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे भी करके दुश्मनी निकाली जाए, उसको नुकसान पहुंचाया जाए। नहीं, ये बात तो आपने ठीक है, मनोज जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, अब सोशल मीडिया बहुत व्यापक हो गई है और इसका प्रसार और इसकी पहुंच, इसकी जन जन तक, लोगों तक इतनी हो चुकी है कि आप एक छोटी सी बात भी लिख दें तो वो उसको लाखों लोग, करोड़ों लोगों के पास वो बात, ट्विटर में आप कुछ लिख दीजिए, करोड़ों लोग तुरंत सेकंड्स में उसको जान जाएंगे। तो अगर आपने कोई गलत बात की, और जैसे कि मनोज जी ने कहा कि भाई समय देश काल को देख के ही लोगों को लिखना चाहिए, लेकिन लोग भी अपने ऊपर वो डिसिप्लिन नहीं रखते। जैसे शिवसेना का आपने जो सही उदाहरण दिया कि ठाकरे साहब की डेथ हुई थी, उस वक्त ऐसे स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं थी। जिसने भी किया वो गलत काम किया, ये मानना चाहिए हमें। इस तरह के ऐसे बहुत सारे किस्से आप ट्विटर पर और फेसबुक पर देखेंगे कि ऐसे इन्फॉर्मेशन ऐसे समय में दिए जाते हैं कि जिसका रिएक्शन पब्लिक माइंड में गलत होता है, और ऐसी चीज़ों को रोकना आवश्यक है। अब सवाल ये कि कानून किस तरह का होगा, क्योंकि कानून आप जो भी बनाएंगे उसमें कुछ न कुछ लूप होल उसके इम्प्लीमेंटेशन में रह जाएगा। और यही हुआ, संविधान ने हमें आज़ादी दे दी अभिव्यक्ति की, लेकिन फिर संविधान को ये लगा कि ये पूरी आज़ादी तो नहीं हो सकती, और इसलिए वो क्रिमिनल लॉ बने, सब सारे लॉ बने जिसके अंदर वो किसी को पकड़ा जा सकता है, कुछ किया जा सकता है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मैं समझता बड़ा सेंसिबल फैसला है कि आज़ादी तो है, लेकिन अगर कोई बात सीरियस है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ठीक है। अरेस्ट होने नहीं, बाल ठाकरे वाला एक ये हम केस, ठीक है, एक ये पहलू है कि यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए जो नौजवान है, नहीं कैसा माहौल है, किस वक्त में क्या लिखना है। केस है वो भी ऐसे ही है। लेकिन दूसरी बात जिस तरीके से उठा कि कुछ नेता हैं उनको भी कार्टून पसंद है, कमेंट करना पसंद है, वो करते हैं, अक्सर आए, उनका एक शौक है। लेकिन अगर दूसरा कोई करता है तो उनको इतनी मिर्ची क्यों लगती है, इतना बुरा क्यों लगता है? वो उस समय उस तरीके का क्यों नहीं सोचते कि भाई उसके पास भी आजादी है, वो भी कर सकता है। कार्टून भी एक अभिव्यक्ति की विधा है, और इसके माध्यम से आप कुछ बातें करना चाहते हैं, लोगों के ऊपर व्यंग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर कार्टून ऐसे होते हैं कि जो लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते, वो एक तरह से वो हंसी मजाक की चीज़ ले लेते हैं, एक फन होता है। लेकिन अगर कार्टून इस ढंग से बनाया जाए कि उसमें व्यक्ति को नंगा कर दिया जाए, या जैसे मनोज जी ने कहा कि सरस्वती जी की मूर्ति को, फोटो को, नंगी फोटो दिखा दिया उन्होंने,
बगैर कपड़े के दिखा दिया। इस तरह की चीज़ अगर कोई इतनी हिम्मत करता है, इतनी दूर आगे जाने की कोशिश करता है, तो इसका समाज पर असर तो पड़ता ही है। और एक बहुत बड़ा वर्ग समाज का इससे प्रभावित होता है, जो सोचता है कि ये बहुत गलत बात है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर अंकुश लगना तो आवश्यक ही है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बड़ा क्लियर अंकुश है, अगर सच देखा जाए। क्योंकि अगर ऐसी बात है तो और लोग कंप्लेंट करें, पुलिस को, गवर्नमेंट को कंप्लेंट करें, अधिकारियों को करें, इसकी जांच की जाए और ऐसे आदमी को पकड़ा जाए, FIR की जाए, तो बेहतर उसमें एक्शन हो सकता है। ठीक है प्रदीप माथुर जी, इस फैसले के बाद जितने भी अब कमेंट निकलकर सामने आ रहे हैं जो नौजवान कर रहे हैं, उसमें सरकार के ऊपर ये सवाल उठाया जा रहा है, नेताओं के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि इन लोगों ने जो तैयारी की थी लोगों की आज़ादी को छीनने की, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि बैन लगा दिया, उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं अब। तो मैं समझता हूँ ठीक कमेंट्स है। आप क्या इसमें जानना चाहती हैं? ये कि क्या लोग इंतजार कर रहे थे, क्या वाकई में नेता मिसयूज कर रहे थे इसका, क्या लोगों से उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनने की कोशिश कर रही थी सरकार, क्या इंतजार कर रहे थे कि आज खुशी मनाई जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि एक पत्रकार के रूप में मेरा मानना ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर जो है कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। जहाँ तक इस बात की बात रही है, सब मनोज जी ने कहा और डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई वो एक सीमा लक्ष्मण रेखा ना पार करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि उसकी बात हुई, उसकी सरस्वती देवी की वो, मैं भी उसका मैंने बहुत विरोध किया, सब कहा। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए हमारा जो इंडियन पेनल कोड एक्ट है उसमें साफ साफ धाराएं हैं। 5 उसकी धाराएं ऐसी हैं जो बताती हैं कि एक पत्रकार को या एक माध्यम कर्मी को क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल साफ साफ बातें हैं उसमें। यह है कि आपको किसी समुदाय के बीच में कोई ऐसा वो नहीं करना चाहिए, देश नहीं फैलाना चाहिए, आपको किसी की धार्मिक भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहिए, आपको कोई ऐसा देशद्रोह का काम नहीं करना चाहिए। तो बड़ा हमारा जो पैनल कोड है उसमें बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें धाराएं जो है, और इसमें कहीं कोई किसी की बात नहीं है, मतलब ये सब। तो मैं समझता हूं कि जब वो इतनी स्पष्ट धाराएं हैं तो आप जो है क्या करना चाहिए, आपको और किसी अंकुश की आवश्यकता नहीं। एक बात। दूसरी बात, आपको समझना चाहिए कि कोई भी बेवकूफ़ आदमी कहीं भी कुछ लिख दे या कुछ कर दे तो उसके बारे में बहुत रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि तमाम अखबार निकलते हैं देश में, हज़ारों निकलते हैं, एक एक जिले से 300 अखबार निकल रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, सब है, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता। तो ये जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो गलत मीडिया है या जो ऐसा घटिया लिखने वाला मीडिया है, उसका रिजेक्शन जो है या उसको नाकाम करने का काम जो है कानून का जितना है उससे कहीं ज़्यादा पाठकों का है। मतलब आई कैन रिजेक्ट मीडिया विच आई डोंट लाइक, मतलब मेरा काम है कि वो करूं, मतलब। और तीसरी बात जो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं वो ये है कि जैसे वकील साहब ने भी कहा, मनोज जी ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, आवश्यकता ये कि हम समाज को ज्यादा उदार बनाएं, मतलब ना कि उसको और कठोर बनाएं। मतलब अब आप देखिए कि जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में तमाम तरह बातें होती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो ईसाई देशों में कहा गया कि ये जब ईसा मसीह जो है सब उसमें सलीब पे चढ़े तो वहां से वो वहां मरे नहीं थे, वो नीचे आए और उसके बाद उन्होंने घर बसाया, शादी करी, उनके वंशज आज भी देश में। इसमें पूरे यूरोप में चर्चा हुई, इसमें तमाम फिल्में भी बनी और किताब भी आई है, मतलब। और यहाँ पर आप ऐसी कोई बात कह दे तो उसको मारकाट हो जाए। तो ये हमारी असहिष्णुता जो है कोई अच्छी बात नहीं है, जिसको हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, अरे सब हम हट हो जाएंगे, कहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारी भावना, ये सब बेवकूफी की बात है। ये हमारी अपवर्गता बताती है। अगर देश का विकास हो रहा है, सब तरह का हो रहा है, हजारों यूनिवर्सिटीज बन रही है, कॉलेजेस बन रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था समृद्ध हो रही, तो हमको क्या करना चाहिए, अपनी उदारता भी बढ़ानी चाहिए। हम लोग इनके छोटे घरों में रह के नहीं एक बड़ा राष्ट्र बन सकते, मतलब। तो हमें मानना चाहिए कि हम कौन सा मजाक ले सकते हैं, कौन सा नहीं ले सकते, क्या है। मैं समझता हूं कि आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले हम लोग ज्यादा उदारवादी थे, तमाम बातें कर लेते थे। मैं जब छोटा था तो इस तरह की चीज़ें तमाम सुनी। आप तो खैर बहुत बच्ची, आपने शायद 10 सुनी हो सब बातें। राम नाम जब बारह भैंस भाग गई खोल के वाड़ा है, आगे चले बहुरु रगराई, खाए पान बीड़ी सुलगाई, ये सब चीज़ें बड़ी होती थी। कोई उसका बुरा नहीं मानता था, मतलब। आज अगर कर दिया तो मेरी जान ले ली जाएगी कि बताइए आपने कह दिया कि साहब वो राम जो है बीड़ी पी रहे हैं, मतलब। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज को उदार बनाने की आवश्यकता है, ना कि मतलब उससे कानून के दायरे में और कसने की, अवेयर करने की, जहां पर जागरूकता की आवश्यकता है कि जागरूकता की और समाज को परिपक्व बनाने की, बौद्धिक रूप से परिपक्व हो। ये कमजोर आदमी जो है वो जल्दी रिएक्ट करता है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? समाज की बनती है। शिक्षा संस्थाएं हैं, नेताएं हैं, हम लोग मीडिया के हैं, सबको बताना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू टेक दिस जोक एंड ऑल दैट। उसने एक शायर ने लिखा है कि मुझे मस्जिद में बैठ के शराब पीने दे या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं है, मतलब। इसमें क्या आप क्या करेंगे, देश में खून माएंगे ऐसी बातों पर, मतलब। तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस ओर ध्यान दिया जाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम सरकार तो करेगी सरकार के लिए सरकार क्या करेगी। और हम अपने को इतना ज्यादा संवेदनशील बना लेते हैं कि भाई आपने कहा कि माधु साहब की नाक में मक्खी बैठी और आपने कहा आपने मेरा अपमान कर दिया,
तो ये कोई तमीज की बात है? कोई मतलब ये कौन सा देश बना रहे हैं हम लोग, कौन सा समाज बना रहे हैं हम लोग? तो सवाल ये कि इन चीजों के बारे में बात होनी चाहिए सफाई से, ये क्या बात है? क्यों नहीं एक नेता का मजाक बनाया जाएगा? नेता को क्या दिक्कत है? सर आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। अगर लोग वाकई में ऐसा सोचने लग जाए, अपनी जिम्मेदारी को समझने लग जाए, तो फिर दिक्कतें हो ही ना। और भी जो केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और क्षेत्र में जिस तरीके से रेप केसेस हैं, छेड़छाड़ नहीं क्षमा कीजिए, आप इसको जो है देखिए, आप यदि संस्था को आप रेप से ना प्लीज नहीं, उससे सर कंपेयर नहीं कर रही हूं मैं जागरूकता की बात कर रही हूं। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे, हर क्षेत्र में जो भी केसेस है, जिस तरीके की दिक्कतें हैं उनमें, तो शायद उनमें कमी आ जाए, मेरा कहना ये है। शरद त्रिवेदी जी, सवाल अब ये भी उठ रहा है कि साइबर क्राइम जो है वो इसको बढ़ावा मिलेगा इससे, ये भी एक साइबर क्राइम है, सॉरी, सवाल उठ रहा है ये कि कहीं ना कहीं जिस तरीके आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिस तरीके से सोशल साइट का इस्तेमाल करते हैं लोग तमाम तरीके, तो ये जो आया है डिसीजन, इसके बाद कहने कि इस दिशा में भी इंक्रीमेंट होगा और ये केसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे इस तरीके से। तो इनको रोकने के लिए, इनकी रोकथाम के लिए कि ये केसेस ना ज्यादा बढ़े, तो कोर्ट ने क्या इस रास्ते में भी कोई डिसीजन लिया है, कोई रास्ता निकालने की कोशिश की है कि यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से पैनी नजर रखी जाएगी अगर ये केस ज़्यादा बढ़ते हैं तो? इससे पहले मैं जो मनोज जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि हम लोगों को जो है एक दायरा अपना रखना चाहिए, जो कि क्योंकि कानून जो है वो सामान्य व्यक्ति को लेकर बनाया जाता है, कोई असाधारण स्थिति या असाधारण काबिलियत के व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनता है। वो एक आम व्यक्ति उस चीज़ को देख के या सोच के क्या फैसला लेगा, इस पे कानून बनता है। तो यह है कि हम लोगों को वो एक समाज में एक सोच पैदा करने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ गलत, जो सबके लिए गलत है, कौन सी चीज़ जो सबके लिए ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी फेसबुक या ट्विटर पे कोई भी कमेंट करते हैं, तो वो उस व्यक्ति के निजी जीवन या निजी उसके व्यक्तित्व पे ना करके, बल्कि जो उसकी विचारधारा है या उसकी सोच है या उसके कर्म हैं, जैसे राजनेताओं की जो हम मजाक करते हैं, वो उनके काम पे करते हैं। उसमें हो सकता है कि उसके व्यक्तिगत कोई उसमें बीमारी हो या कोई उसके साथ कोई ऐसी घटना घटे जो उसको अच्छी नहीं लग रही, उस पर हम अगर कोई इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो वो बिल्कुल निश्चित वो आप लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं। तो ज़रूरत ये है कि हम उसको करें। दूसरी चीज़ ये जो ऐसे आपने सवाल किया कि क्या इससे कोई बढ़ावा मिलेगा, नहीं, इससे कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। सिर्फ ये है कि जो प्रावधान कोर्ट ने करा है कि आप जो तुरंत कार्यवाही का है कि आप जैसे ही रिपोर्ट मिली और आपने उसको उठा के बंद कर दिया, वो चीज़ ना हो। न जाने कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तब ये था कि एक दबाव था कि लोगों के दिल और दिमाग में ये बात रहती थी कि ये लागू है एक्ट और तुरंत कार्रवाई हो सकती है, तुरंत गिरफ्तारी से डरते थे लोग, तो एक ये मन में डर था, इसलिए बचते थे। लेकिन अब लोगों ने यही समझ लिया है कि अब आजादी है, कुछ भी कर सकते हैं, गिरफ्तारी होगी तो लेट जाकर होगी, पहले जांच पड़ताल होगी, लंबा खिंच जाएगा, जैसे कि भारत में और कानून को लेकर भी ये थिंकिंग बनी हुई है लोगों के बीच। आप क्षमा करें, देखिए क्या लिख सकते हैं लोग ऐसा सोशल मीडिया पे जिससे इतनी तबाही आ जाएगी? मतलब आपके मन में क्या आशंका है, बताइए मुझे। इसका आप किस तरह की चीजें नहीं हो तो सकता है, जैसे कम्युनल राइट्स ही होते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, उसके लिए आपके लीगल प्रोविजन है, कम्युनल फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। आईपीसी है, आईपीसी में तो है प्रोविजन, तो आईपीसी में है पर साहब, लेकिन देखिए हर आदमी तो आईपीसी से वाकिफ नहीं है ना। जो लोग सोशल मीडिया में, एक मिनट, जो यंग पॉपुलेशन हमारे देश की है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर काम कर रही है और उसी पर अपनी अभिव्यक्ति कर रही है और दूसरों को भी देख रही है। तो उनके अंदर बहुत से ऐसे नवयुवक हैं जिनको पता ही नहीं कि आईपीसी क्या है, उसमें क्या क्या धाराएं हैं, और वो अगर कुछ लिखते हैं तो यही सोच के लिखेंगे कि हम तो कुछ भी लिखेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। समाज के अंदर आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमें जागरूकता पैदा करनी है और हर वर्ग में, समाज के हर वर्ग में ये जागरूकता पैदा करनी होगी, चाहे वो यंग जनरेशन हो, चाहे ओल्ड जनरेशन हो, चाहे एजुकेटेड हो, चाहे अनएजुकेटेड हो। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है शरद त्रिवेदी जी कि अगर जो आपत्तिजनक सामग्रियां होती हैं जो डाल दी जाती हैं और उस पर जैसे कि किसी ने भी कुछ भी पोस्ट कर दिया, कोई भी आपत्तिजनक सामग्री डाल दी, एफआईआर दर्ज कर दी, तो उसके किस आधार पर उसको देखा जाए, क्या हटने का इंतजार किया जाएगा या तुरंत कार्रवाई होगी? ये भी एक पहलू है कि लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, जो कि बीच में भी सवाल। देखिए जब एफआईआर दाखिल होगा तो कानून की प्रक्रिया उसमें काम करेगी और कानून लंबा खींच देता है। मैंने पहले भी कहा होते हैं तो सालों साल भी केस चल सकता है।
नहीं, मैंने पहले भी कहा कि कानून कमजोर नहीं है। आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, फिर वहां पर सुनवाई होगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी सर, एक मिनट, सबसे ये एक पॉइंट में क्लियर करना चाहती हूँ शरद त्रिवेदी जी, क्या एफआईआर करने से ये क्या हमारे कानून में प्रावधान है कि एफआईआर दर्ज करने से वो सामग्री हट जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर का मतलब है उस व्यक्ति का जो उद्देश्य वो तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपकी तरह ये फैलता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उस पर कोई जरूरी नहीं कि उस पर कार्रवाई, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, शिनाख्त शुरू होती है। एफआईआर पहला कागज है जिससे कहानी शुरू होती है, वो उसका। और एफआईआर का मतलब नहीं कि चार्जशीट फाइल हो गया, उसको गिरफ्तार किया जाए, इसका ये मतलब नहीं है। और हमारा कानून काफ़ी सख्त है, इसमें कोई कमी नहीं है किसी तरह की। और जैसा ये कहा गया कि अगर ये हट गया तो एकदम प्रलय आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि बहुत देशों में जो है वो मौत की सज़ा जो है वो नहीं रखी गई, वो हटा दी गई है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ सब लोगों ने एक दूसरे को गोली मारनी शुरू कर दी है। कुछ ही लोग हैं जो कानून के दायरे को पार करते हैं, वो कुछ ही लोग हैं जिनकी मानसिकता है वो आप फांसी की सज़ा हिंदुस्तान में, तो इसका मतलब हमारे यहाँ तो कत्ल नहीं होना चाहिए, तो कोई इस तरह का गुनाह नहीं होना चाहिए। फांसी की सज़ा के बाद भी हो रहा है, तो वो कुछ लोग हैं जो इस तरह का करेंगे, उसके लिए प्रावधान है। एक पॉइंट में छोटा सा समझना चाहती हूँ, उसका जवाब में मुझे मिल नहीं पा रहा है। सवाल ये कि जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, एक वीडियो अपलोड कर दी गई थी, उसको तुरंत हटा दिया गया था। अब ये है कि अब जिस तरीके से इस एक्ट को खत्म किया गया है, अगर कोई इस तरीके की वीडियो या आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करता है तो क्या इंतजार करना होगा कि जांच पड़ताल होगी तभी, क्या तुरंत हटा दिया जाएगा उसी तरीके? नहीं, जांच पड़ताल के बाद होगा, तुरंत नहीं करा जा सकता। एक तो ये है कि हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि इन सारे जांच पड़ताल के बाद ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, याहू, इनके सबके जो सर्वर हैं वो अमेरिका में है। तो जब यहाँ से कोर्ट का ऑर्डर होता है या सरकार कोई कार्रवाई करती है, उसके बेसिस पे ये हटाया जाता है। जैसे अभी जो यानी कि किसी ने कुछ भी अपलोड कर दिया, पहले जांच पड़ताल होगी, देखा जाएगा, उसके बाद होगी, और उसके बाद जो है, या तो जैसे अभी जो हाल में जो बीबीसी का वीडियो था उसको रोका गया था, तो उसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने उनसे आग्रह किया अमेरिका से कि भाई ये आप इसको हटा दीजिए। तो उन्होंने सिर्फ उन सर्वर से हटाया जो हिंदुस्तान को वो डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये आप, हम तो रोक भी नहीं सकते, अगर हम चाहें तो भी नहीं रोक सकते, हम उनको ब्लॉक कर सकते हैं। मनोज जी, ऐसे तो बहुत देर हो जाएगी फिर, अगर ऐसी सामग्री तुरंत नहीं हटी, अगर कोर्ट के आदेश का इंतजार करना बहुत देर हो जाएगी, फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, कुछ अधिकार सरकार के पास ऐसे होते हैं समाज की शांति, देश की एकता, अखंडता से जुड़े, जिनका सरकार कभी भी, शासन कभी भी इस्तेमाल कर सकता। सरकार के भी अपने अधिकार होते हैं, अगर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं तो सरकार के भी हैं। आखिर व्यक्तियों से मिलकर देश बनता है, और देश को एक सरकार, चुनी हुई सरकार चलाती है, उसके अपने भी अधिकार हैं। अगर देश की शांति को कोई भंग करता है, एकता अखंडता को चुनौती देता है, तो निश्चित रूप से लगता है मुझे कि शासन और सरकार अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिससे शायद कानून के स्तर पर भी चुनौती बाद में दी जाएगी। कश्मीर में और मेरा कहना है, जो माथुर साहब ने बात कही कि उदार समाज होना चाहिए, हमारा समाज बहुत उदार रहा है। मैं इस संदर्भ में 2-3 बातें इसमें जोड़ना चाहता हूं। हमारे यहाँ राम को लेके कितनी किताबें और रामायणें लिखी गई, किसी में कुछ लिखा गया, किसी में कुछ लिखा गया, किसी ने राम को किसी रूप में दिखा दिया, किसी ने सीता जी के बारे में कुछ कर दिया, लेकिन अंततः समाज ने किसको माना? वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण को माना। यह हमारे समाज की परफेक्टता है कि उसने अच्छी चीज को हमेशा स्वीकारा है, और जिसने गलत लिखा है उसको ठुकराया है। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के मामले में भी एक जागरूकता की जो बात यहाँ आई है, वो जरूरी है कि एक स्वयं में जिम्मेदारी का एहसास कि इससे मेरे समाज को नुकसान तो नहीं होगा, इससे मेरे देश को नुकसान तो नहीं होगा, मेरा ऐसे लिखने से किसी दूसरा तो आहत नहीं होगा। जब इन बातों को लिखते हुए हम लिखते हैं कुछ, तब शायद मुझे लगता है कि एक नैतिक रूप से बंधन जरूर होना तो चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि कमेंट भी पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं। कश्मीर में कई बार तो पूरी वेबसाइट, पूरी आपकी मोबाइल सर्विस तक बंद करनी पड़ी थी कश्मीर में। जब ऐसे मुद्दे आते हैं जैसे मनोज जी कह रहे हैं, वो पूरी सर्विस बंद करनी पड़ेगी। मुझे चिंता जिसकी तरफ दूसरी तरफ इशारा त्रिवेदी जी ने किया कि सारे तो विदेशों में इसके सेंटर हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, मतलब हमें भविष्य जब आप कानून बनाते या हटाते हैं तो उनको बड़े व्यापक दायरे में देखना चाहिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं इसके खिलाफ हूं कि किसी ने कुछ लिखा आपने सीधे जेल में डाल दिया बगैर सुनवाई के, इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं। लेकिन मेरा मानना यह है, वो चाहे नैतिक रूप से हो या कानूनी रूप से, हाँ हालांकि प्रावधान है, दूसरी उसमें कानून की आईपीसी के तहत प्रावधान है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जागरूकता का बहुत अभाव है। और हम सबका दायित्व है, समाज का दायित्व है कि वो ऐसे लोगों को जागरूक करे कि कोई ऐसी बात ना हो। मान लीजिए कल को किसी ने कश्मीर घाटी में जन्मशर्या शुरू कर दिया, डिबेट एक ऐसी शुरू कर दी जो देश के हित में नहीं होती है,
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका छुपा रहना, दबा रहना ही अच्छा होता है। जरूरी नहीं होती हर बात पर डिबेट देश में की जाए। ठीक है प्रोफेसर लल्लन प्रसाद जी, वही सवाल ये उठ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी के खिलाफ पोस्ट कर दिया तो क्या कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा, तब तक वो व्यक्ति इंसल्ट झेलता रहे? देखिए ये तो होगा, क्योंकि जो कोर्ट का प्रोसेस है, कोर्ट तो अपना टाइम लेगी। अब जैसे त्रिवेदी जी ने ठीक कहा कि एफआईआर दाखिल हो गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि इमीडिएट एक्शन हो जाएगा। तो सर उस व्यक्ति को फिर जस्टिस कैसे मिलेगा, न्याय का इंतजार, न्याय कैसे मिलेगा? फिर तो लंबी प्रक्रिया खिंच जाएगी, कोर्ट का आदेश कब आएगा, तब तक वो इंसल्ट फील करता रहे, झेलता रहे वो सब तमाम। इसका तो सीधा तरीका मेरे ख्याल से ये है कि ये साइबर लॉ या IT एक्ट की जगह पेनल कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो वो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हो जाएगा उसके ऊपर। क्योंकि जो देखिए, हाँ ले सकते हैं ना। देखिए ऐसा है कि साइबर क्राइम और क्राइम में अभी तक कोई डिफरेंशिएशन तो हुआ नहीं है। एक्ट ने तो कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं दिया कि साइबर क्राइम एक अलग चीज़ है और बाकी क्राइम अलग है। अगर क्राइम तो क्राइम ही है, और अगर IPC के अंदर वो क्राइम कवर होता है तो एक्शन तो उसके ऊपर होना ही है। तो गवर्नमेंट को तो पावर है, जैसे त्रिवेदी जी ने कहा कि गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन। गवर्नमेंट इतनी वो कमज़ोर नहीं है कि अगर कोई देशद्रोह का काम करता है या कोई कम्युनल राइट्स फैलाना चाहता है या कोई, ये काम तभी हो सकता है जब पक्ष और विपक्ष की नियत साफ हो। हाँ, तो ये तो खैर ये गवर्नमेंट की भी नियत साफ होनी चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेने की हिम्मत हो और गवर्नमेंट ने एक्शन लेना चाहती हो। क्योंकि बहुत से केसेज में आपने देखा है कि IPC के अंडर वो केस आता है, क्रिमिनल केस आता है, लेकिन गवर्नमेंट ही कोई एक्शन नहीं लेती। लोगों के ऊपर जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो जहाँ वो स्थिति है तो इस समाज को ही हमें अभी शिक्षित करना है। और प्रदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक वो जागरूकता समाज के अंदर नहीं आएगी, कानून आप कुछ भी बना लीजिए, उसका उपयोग भी होगा, दुरुपयोग भी होगा। और ऐसे ही साइबर लॉ का भी इस तरह उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो रहा है। ठीक है प्रदीप माथुर जी, वही सवाल आपसे भी कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ वो कुछ मंशा से या फिर जानबूझकर अगर किसी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है, कुछ भी पोस्ट कर दिया गया, कुछ भी बोल दिया गया, तो इंतजार किया जाएगा क्या आदेश का? तब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करके सोशल मीडिया पे कुछ लिखना जो है साइबर क्राइम नहीं है। एक तो हमें ये समझना चाहिए, टाइम अलग चीज़ है। और ये जो है इसमें अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के द्वारा अगर आप मान लीजिए कोई लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस कर रहे हैं तो वो जो है इट इज़ नॉट ए क्राइम। एक दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले जब देश में मीडिया बिल्कुल नहीं था और या बहुत ही कम था समझिए, तब जो है एक छोटे मोटे कोई पेपर निकल जाते थे जिनका सर्कुलेशन 100 या 200 कॉपी होता था। तब भी सरकार ये कहती थी कि इसमें कुछ हम इसलिए लोगों पत्रकारों को पकड़ रहे हैं और जेल में डाल रहे हैं क्योंकि इनके लिखने से समाज में जो है बड़ा व्यापक जो है वो फैल जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मीडिया की साइज जो मैटर नहीं करती है। जब बहुत कम अखबार छपते तब भी ये बात थी। अच्छा, तो ये दो बातें तो हमें समझनी चाहिए। अब आपके प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूँ बेहद कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए FIR वगैरह जो है लॉन्च करना जो ऐसा नहीं होता है इस तरह का। मतलब आपने कहा कि FIR किसने कर दी, जिसके खिलाफ लिखा उसने कर दी, मतलब जो उसके खिलाफ लिखने का भी एक तो आधार होगा। और दूसरी बात है कि अगर ऐसी कोई चीज है जिसके खिलाफ लिखी है मतलब ये तो उसको कोई तवज्जो नहीं देगा, मतलब इसे बात ही नहीं होगी मतलब। और वो डिफेमेशन का मामला जो है, शायद वकील साहब बैठे ये आपको बताइए कि डिफेमेशन केस में तो इमीडिएट अरेस्ट हो सकती है अगर आप करते हैं, मतलब ये सब है। तो डिफेमेशन का तो लॉ बड़ा क्लियर है और हमारे देश से कहीं ज्यादा डिफेमेशन का लॉ स्ट्रिक्ट है अमेरिका वगैरह में, मतलब है सब है। तो हमें तो ऐसे समाज बनाना है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसको लोग किस तरीके से लेते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि निजी जिम्मेदारी समझते हुए जागरूकता खुद में लोगों को लानी होगी कि किस तरीके से, और साथ में उदारता भी लानी होगी। आप देखते रहिए चैनल 1।